पिछली क्लास में हम सेंटेंस के बारे में पढ़ चुके हैं। एक बार इसका हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सेंटेंस जो होता है शब्दों का एक समूह होता है जो कि कंप्लीट सेंस देता है और जिसका निर्माण सब्जेक्ट और प्रेडिकेट से होता है। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं, अपने सेंटेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। जहां हमने देखा था राम रीड्स अ बुक, जिसमें राम जो है वो सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और रीड्स अ बुक जो है ये प्रेडिकेट का पार्ट है। और दूसरा एक एग्जांपल है हमारा जिसमें हमने ही इज अ स्टूडेंट, यानी ही यहाँ पे सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है और प्रेडिकेट का पार्ट जो है ही इज अ स्टूडेंट, ये प्रेडिकेट के पार्ट में आता है। अब हम जानते हैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। तो वाक्य का वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हमें बताता है जिसकी वाक्य में बात की जा रही होती है उसको नाम देता है। जो उस व्यक्ति या वस्तु को नाम देता है जिसकी वाक्य में बात की जा रही होती है उसे हम उस वाक्य का सब्जेक्ट कहते हैं। और वाक्य का वह भाग जो उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ जानकारी देता है, उसके बारे में कुछ बताता है, वाक्य के उस भाग को वाक्य का प्रेडिकेट कहते हैं, प्रेडिकेट पार्ट कहते हैं। अब इसमें जो है सब्जेक्ट के पार्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वह व्यक्ति या वस्तु होता है, यानी कि नाउन होता है। यानी हम उसके नाम को हम नाउन कहते हैं। इस भाग में कम से कम एक नाउन अवश्य होगा और वही जो है उस वाक्य का मेन सब्जेक्ट होता है और इसको हम सब्जेक्ट वर्ड भी कहते हैं। यह इस वाक्य में अकेला हो सकता है या इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए अन्य शब्दों का प्रयोग हो सकता है जिनको हम एट्रीब्यूट या एनलार्जमेंट कहते हैं। और हम जानते हैं कि नाउन के बारे में कुछ बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम एडजेक्टिव कहते हैं। यानी ये एट्रीब्यूट या एनलार्जमेंट ये एडजेक्टिव के रूप में होते हैं। हम देख लेते हैं कि ये एट्रीब्यूट या एनलार्जमेंट के रूप में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। जैसे कि पहला तो हमने जाना एडजेक्टिव भी आ सकता है और दूसरा जो है वह है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का ही काम करेगा और ये आ सकता है सब्जेक्ट के साथ में। और नाउन पॉजेसिव केस में नाउन आ सकता है, पॉजेसिव केस को जेनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव आ सकता है, नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो सकता है, जिरेंडियल इन्फेंटिव का प्रयोग हो सकता है और शब्दों का एक समूह जो कि एडजेक्टिव का कार्य करता है जिसे हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं। और ये हमारे जो है सब्जेक्ट वर्ड के साथ एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग हो सकता है या जो है सब्जेक्ट वर्ड के पार्ट के रूप में ही कुछ डिटर्मिनर्स का प्रयोग हो सकता है जिनको हम ए, एन या द के रूप में जानते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि सब्जेक्ट के साथ में यानी सब्जेक्ट के पार्ट में एक नाउन तो अवश्य होगा, वो अकेला ही हो सकता है या इसके साथ में ये सारी चीज़ें जो हैं एडजेक्टिव का काम करती हुई इसके साथ में हो सकती हैं। अब हम देखते हैं प्रेडिकेट के पार्ट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। प्रेडिकेट के पार्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है वर्ब। एक वर्ब जो कि फाइनाइट वर्ब होती है, यानी इस भाग में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब का आना आवश्यक है। और फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब है जिसका निर्धारण सब्जेक्ट के अनुसार होता है। यानी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। और अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग होता है। तो ऐसी वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और इस पार्ट में एक फाइनाइट वर्ब तो अवश्य आएगी, वो अकेली आ सकती है या इसके साथ कुछ अन्य चीज़ें हो सकती हैं जो एडवर्ब का कार्य करेंगी। यानी वर्ब के बारे में कुछ बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो इसके साथ में यानी इस फाइनाइट वर्ब के साथ में अन्य चीज़ें आ सकती हैं जिनको हम एडवर्बियल क्वालिफिकेशन या एडवर्ब इक्विवेलेंट के नाम से जानते हैं। इन चीज़ों में क्या हो सकती है ये हम देखते हैं। एडवर्ब हो सकता है और एडवर्बियल एक्यूजेटिव हो सकता है, जिरेंडियल इन्फिनिटिव हो सकता है, शब्दों का एक समूह हो सकता है जो एडवर्ब का कार्य करेगा जिसको हम एडवर्बियल फ्रेज कह सकते हैं, और एब्सोल्यूट फ्रेज हो सकता है। ये सारी चीज़ें एडवर्ब का कार्य करती हैं और ये प्रेडिकेट के पार्ट में ये सारी चीज़ें आ सकती हैं। इस तरीके से हमने देखा कि एक सेंटेंस का निर्माण दो भागों से होता है। एक होता है हमारा सब्जेक्ट का पार्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट का पार्ट। सब्जेक्ट से एक नाउन होगा, मेन सब्जेक्ट एक नाउन होता है और उस नाउन के साथ में अन्य चीज़ें जो उसकी विशेषता बताने के लिए आएंगी वो सब एडजेक्टिव का कार्य कर सकती हैं।
यानी सब्जेक्ट के पार्ट में नाउन और नाउन के साथ में एडजेक्टिव का कार्य करने वाली जो भी चीज़ें होंगी, यानी एक तो नाउन हो सकता है, नाउन का भी अलग अलग रूप होता है। नाउन का रूप जैसे हम देखेंगे आगे जा कर के, जिरंड के रूप में नाउन हो सकता है, इन्फिनिटिव के रूप में नाउन हो सकता है। और हमने पीछे पढ़ा हुआ था कि भाई कुछ शब्द मिल करके नाउन का कार्य करने लगते हैं, जिनको हम नाउन फ्रेज कहते हैं। तो सब्जेक्ट का कार्य जो है वो नाउन फ्रेज कर सकता है। और हमने देखा था कि क्लाज भी, नाउन क्लाज जो होती है, नाउन क्लाज वो भी नाउन का कार्य कर सकती है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट के पार्ट में ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जो नाउन का कार्य कर सकती हैं। और उस नाउन के बारे में, यानी नाउन की विशेषता बताने के लिए या उसके बारे में बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो सब्जेक्ट के पार्ट में एक तो नाउन हो सकता है, और नाउन का कार्य करने वाली कोई भी चीज़ हो सकती है, और उसके बारे में विशेषता बताने वाली कोई चीज़ यानी एडजेक्टिव के रूप में जो होगा वो हो सकता है सब्जेक्ट के पार्ट में। और प्रेडिकेट के पार्ट में कम से एक फाइनाइट वर्ब अवश्य होगा, और फाइनाइट वर्ब के बारे में बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम एडवर्ब कहते हैं। तो एडवर्ब हो सकता है, यानी कि प्रेडिकेट के पार्ट में हमें फाइनाइट वर्ब और एडवर्ब होंगे, जिनको हम एडवर्बियल क्वालिफिकेशन या एडवर्ब इक्विवेलेंट कहते हैं। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आगे की क्लासेस में हम ये सब जानेंगे डिटेल में इनके बारे में कि क्या होते हैं एडवर्बियल, एक्यूजेटिव, जिरंडियल, इन्फिनिटिव, ये सब जानेंगे। अभी हमें इतना याद रखना है कि सेंटेंस का अगर निर्माण होना है तो कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट के रूप में कम से कम एक नाउन, और प्रेडिकेट के रूप में कम से कम एक फाइनाइट वर्ब। ये दो चीज़ें अवश्य होनी चाहिए, तब हमारे एक सेंटेंस का निर्माण होता है। अब हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में जानते हैं। अब हम सेंटेंस के प्रकार के बारे में जानेंगे। सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है डिक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव डिक्लेयर वर्ब से बना हुआ है और असर्टिव असर्ट वर्ब से बना हुआ है। असर्ट का मतलब होता है टू स्टेट क्लियरली एंड डेफिनेटली दैट समथिंग इज ट्रू, यानी किसी चीज़ को स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से इस कथन करना कि ये सत्य है। यानी इस प्रकार के वाक्यों में एक स्टेटमेंट किया जाता है या एक असर्शन किया जाता है जिसके बारे में बिल्कुल भी संदेह करने की गुंजाइश नहीं रहती है। यानी हम जब किसी चीज़ के बारे में निश्चित रूप से उस बात को कह पाते हैं तभी हम उस वाक्य को डिक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस में रखते हैं। अब ये किसी चीज़ को निश्चित रूप से कहना दो प्रकार से, एक तो हम उसको कोई चीज़ है पॉजिटिव कह सकते हैं और नेगेटिव रूप में कह सकते हैं। पॉजिटिव रूप में जब कहते हैं तब उसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रख देते हैं, और जब उसे हम नेगेटिव चीज़ को कहते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जा सकता है। इस तरीके से हम असर्टिव सेंटेंस को दो भागों में बांट लेते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। अभी हम ये नेगेटिव और अफर्मेटिव को हम एग्जाम्पल से ध्यान से समझ पाएंगे कि कैसे नेगेटिव किसी चीज़ के बारे में, नेगेटिव चीज़ के बारे में हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि ये सत्य है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। एक एग्जाम्पल हमारा, द सन इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ये बात निश्चित रूप से सत्य है कि सूर्य हमारा जो है वो सूर्य जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ निश्चित रूप से सत्य है, लेकिन ये सेंटेंस में नेगेटिव दिख रहा है कि हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं। इस तरीके से हम ज़्यादातर हम जो है सामान्य जीवन में जो है ज़्यादातर हम ज़्यादा कथन ऐसे करते हैं जिसके बारे में हम निश्चित रूप से जानकारी होती है कि भाई ये सही है या नहीं सही है। ऐसे वाक्यों को हम डिक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम उसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर नेगेटिव दे रहे हैं स्टेटमेंट तो उसे हम नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और कुछ एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे कि यू मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे हम पॉजिटिव चीज़ को ही कह रहे हैं। दे विल गो टू सिनेमा नेक्स्ट वीक, ये सब पॉजिटिव सेंटेंस के एग्जांपल हैं। यहाँ पे ही इज़ नॉट अ स्टूडेंट, हम इसका मतलब हम कन्फर्म है इसके बारे में कि भाई वह स्टूडेंट नहीं है, यानी वह विद्यार्थी नहीं है। इसके बारे में हम एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसके बारे में अब संदेह की गुंजाइश नहीं है। इस तरीके से जो भी वाक्य होगा जिसके बारे में हम निश्चित रूप से पूरी जानकारी है, हम ऐसी चीज़ों को हम स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कथन कहते हैं।
ऐसे चीज़ों को हम डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब दूसरा प्रकार देखते हैं वाक्य का। दूसरा प्रकार होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें कोई ना कोई प्रश्न किया जा रहा होता है, यानी कि एक ऐसा सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछता है उसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, वाई आर यू स्टडिंग, यानी तुम क्यों पढ़ रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। व्हाट डज ही डू एट प्रेजेंट, वह वर्तमान में क्या कर रहा है। वेयर विल यू गो इन समर वेकेशन, तुम गर्मी की छुट्टियों में कहाँ जाओगे। वाई डिड ही मेक सच अ मिस्टेक, उसने ऐसा मिस्टेक क्यों किया था। ठीक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं इन सभी वाक्यों में एक कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऐसे वाक्य जिनमें क्वेश्चन पूछा जाता है उन्हें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। अगला प्रकार है इम्परेटिव सेंटेंस का। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें जो किसी कमांड को प्रदर्शित करते हैं या एक रिक्वेस्ट को प्रदर्शित करते हैं या एक एंटिटी को दर्शाते हैं। कमांड मतलब ऑर्डर कह सकते हैं हम। ठीक है, आदेश को प्रदर्शित करते हैं जिसमें किसी आदेश को दिया जाता है और रिक्वेस्ट की जाती है या कोई क्षमा याचना की जाती है। ठीक है, ऐसे वाक्यों को जिसमें दर्शाते हैं उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इम्परेटिव मतलब जिस पर तुरंत ध्यान देने की आवश्यकता हो। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं। अच्छा, इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में ध्यान रखना है। इम्परेटिव सेंटेंस में ज़्यादातर इम्परेटिव सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट के पार्ट को नहीं लाया जाता है और वाक्य की शुरुआत हमारे मेन वर्ब से हो जाती है, यानी फाइनाइट वर्ब से ही वाक्य की शुरुआत हो जाती है इम्परेटिव सेंटेंस में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कीप क्वाइट, यानी शांत रहिए, यानी चुप रहिए। यहाँ पे आदेश दिया जा रहा है कीप क्वाइट। दूसरा वाक्य हम देख रहे हैं हैव मर्सी अपॉन अस, यहाँ पे एक प्रकार से कह सकते हो कि रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, कि हम पर दया कीजिए, दया बनाए रखें। कुड यू प्लीज़ लेंड मी सम मनी, इस वाक्य में हमें रिक्वेस्ट दिखाई दे रही है कि रिक्वेस्ट की जा रही है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं इम्परेटिव सेंटेंस हमारा वर्ब से ही शुरुआत हो जाती है। ऐसे वाक्यों में हम सब्जेक्ट पार्ट नहीं आया है तो सब्जेक्ट पार्ट को हम अंडरस्टूड मान लेते हैं कि यहाँ पे यू सब्जेक्ट वो सामने वाले से ये बात कही जा रही है, इसलिए यहाँ पे यू सब्जेक्ट हम यहाँ पे छिपा हुआ मान लेते हैं कि भाई यू सब्जेक्ट यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है। और यू के हिसाब से यहाँ पे जो हमारा वर्ब है वो भी सामंजस्य बैठाता है। इस तरीके से हम यहाँ पे यू सब्जेक्ट को मान लेते हैं कि साथ में प्रयोग हुआ है। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि इम्परेटिव सेंटेंस में कमांड, रिक्वेस्ट या एंटिटी दर्शाई जाती है और ऐसे वाक्यों की शुरुआत वो मेन वर्ब से ही हो जाती है। अगले प्रकार के वाक्य हम आ जाते हैं। अगले प्रकार का जो चौथे प्रकार का हमारा वाक्य है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें स्ट्रांग फीलिंग दर्शाई जाती है, यानी ये ऐसी फीलिंग होती हैं जो अचानक ही हमारे मन में आ जाती हैं और अचानक ही हम कोई वाक्य बोल पड़ते हैं। स्ट्रांग फीलिंग होती हैं किसके बारे में हम सोच नहीं पाते हैं, तुरंत ही हमारे मन से ये बात तुरंत ही निकल जाती है, तुरंत ही हम एक सेंटेंस बोल देते हैं। हाउ ब्यूटीफुल द सीनरी इज, इसका मतलब ये वाक्य तब बोला गया होगा जब हमने कोई एक सुंदर दृश्य देखा और हमारा क्या सुंदर दृश्य है, ऐसा हम बोलते हैं। तब ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस को रखा जाता है। जैसे हमने बोला व्हाट अ शेम, क्या बेहूदगी है या क्या शर्मिंदगी है। जब हम ये देखते हैं कोई बहुत ही बेकार चीज़ें देख लेते हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं होती है तो हमसे ये वाक्य निकलता है। और तीसरा वाक्य में जैसे हम देख रहे हैं हुर्रे वी हैव वन द मैच, जैसे हमें बहुत खुशी होती है, हम मैच जीत जाते हैं, तुरंत ही हमारे मन से ये तुरंत ही हम आवाज़ बिना स्ट्रांग फीलिंग से ये तुरंत ये बोल देते हैं कि हमने मैच जीत लिया है। ऐसे देख सकते हैं हम। अगला वाक्य अलास, ये बहुत दुख जब हमको प्रकट करना होता है। यू हैव लॉस्ट योर पेरेंट, तो हम देखते हैं कि जब किसी दुख की कोई स्ट्रांग फीलिंग होती है तब ऐसा वाक्य हमारे मन से निकल जाता है कि तुमने अपने दुख है हमें कि तुमने अपने पेरेंट को खो दिया है। इस तरीके के वाक्यों को दर्शाने के लिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग होता है। और कभी कभी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम देखें कभी कभी मतलब वर्ब का भी प्रयोग नहीं होता है। जैसे हम व्हाट अ शेम में देख रहे हैं, यहाँ पे वर्ब का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो हमने इस प्रकार से 4 प्रकार के वाक्यों को देखा। पहला प्रकार का वाक्य था हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव, जिसमें हम कोई स्टेटमेंट करते हैं जिसके बारे में हमें निश्चित रूप से जानकारी होती है कि जो बात कही जा रही है वो सत्य है, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। और दूसरा वाक्य हमने देखा, दूसरा वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा होता है। तीसरा वाक्य बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने लायक है, इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव मतलब हो गया, समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसपे अटेंटिव होकर के तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे वाक्य को इम्परेटिव सेंटेंस में रखा जाता है और ऐसे वाक्यों की पहचान आसानी से हो जाती है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है और वाक्य की शुरुआत वर्ब से हो जाती है और जो वर्ब होती है वो वर्ब की बेस फॉर्म ही प्रयोग की जाती है इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के लिए। और चौथे प्रकार का वाक्य हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जिसमें स्ट्रांग फीलिंग को दर्शाने के लिए कोई भी वाक्य वो बिना सोचे समझे हमारे मन से वो जल्दी से निकल जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जब वो हम दृश्य या वो सिचुएशन में होते हैं तो ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रखते हैं। अब हम सेंटेंसेस को एक और प्रकार होता है जिसको देख लेते हैं, उसको हम दूसरे आधार पे फाइनाइट वर्ब के आधार पे हम डिसाइड करते हैं। अगले प्रकार के जो वाक्य होते हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब के आधार पर डिसाइड करते हैं। फाइनाइट वर्ब, जैसा कि हमने जाना था, फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब वो वर्ब होते हैं जिनका निर्धारण जो है सब्जेक्ट के आधार पे होता है, यानी हमारा सब्जेक्ट कैसा है उसके आधार पे निर्धारित किए जाते हैं। फाइनाइट मतलब हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट से प्रभावित होने वाली जो वर्ब होती हैं उनको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। और हम जानते हैं कि एक सेंटेंस का निर्माण बिना फाइनाइट वर्ब के हो ही नहीं सकता है। प्रेडिकेट के पार्ट में एक फाइनाइट वर्ब का आना बहुत ही आवश्यक है, तभी एक सेंटेंस का निर्माण होता है। तो हम फाइनाइट वर्ब के आधार पर देख लेते हैं क्या हमारे सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब आ सकती है। ये हो सकता है एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब आ जाए, तो इसके आधार पे वाक्य जो है, वाक्यों के प्रकार को हम पढ़ लेते हैं कि अगर एक फाइनाइट वर्ब है तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे, अगर एक से ज़्यादा है तो उस सेंटेंस को दूसरा प्रकार का सेंटेंस कहेंगे। तो हम देखते हैं पहला है इसमें सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जिनमें जो है केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। अब हम जानते हैं अगर फाइनाइट वर्ब है तो नॉन फाइनाइट वर्ब भी होती हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब यानी एक ही सेंटेंस में हमारी अन्य वर्ब भी हो सकती हैं, एक ही सेंटेंस में हमारी अन्य जो वर्ब हो सकती हैं वो फाइनाइट वर्ब ना हो करके इन नॉन फाइनाइट वर्ब होंगी। और ना, इसका मतलब एक ही वाक्य में हमारे कई प्रकार की वर्ब हो सकती हैं, कई वर्ब प्रयोग हो सकते हैं, उसमें से एक ही वर्ब जो होगी वो फाइनाइट वर्ब होगी, बाकी अन्य वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग की जाएंगी। तो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है और उसमें एक हो सकता है एक या एक से ज़्यादा नॉन फाइनाइट वर्ब भी हो सकती हैं, ऐसे वाक्य को हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जब हमने क्लास में पढ़ा हुआ था, क्लास में जो है हमने क्लास जब पढ़ा हुआ तो वहाँ पे देखा था एक क्लास का निर्माण होने के लिए एक सब्जेक्ट और उस सब्जेक्ट के हिसाब से एक फाइनाइट वर्ब आना आवश्यक था। इसको हम क्या कहते थे? इसको हम क्लास कहते थे। ऐसी क्लास को, इसमें से एक होता है प्रिंसिपल क्लास। प्रिंसिपल क्लास होता है ऐसी क्लास होती है जो अन्य किसी अपने अर्थ के लिए किसी अन्य क्लास पे निर्भर नहीं करती है। तो इसका मतलब अगर एक ही वाक्य में सिर्फ एक क्लास है तो वो प्रिंसिपल क्लास ही होगी, और अगर एक से ज़्यादा क्लास है तो दूसरी क्लास हो सकता है वो भी प्रिंसिपल क्लास हो या जो है सबऑर्डिनेट क्लास हो या कोऑर्डिनेट क्लास हो। क्लास 3 प्रकार की होती हैं, ये हम क्लास में डिटेल में देखेंगे। अब इतना जान लेते हैं कि भाई अगर एक ही सेंटेंस के निर्माण जो है, एक ही सेंटेंस के निर्माण में दो क्लास अगर आ गई हैं, दो क्लास का निर्धारण ऐसे करेंगे हम कि उसमें दो फाइनाइट वर्ब आ जाएगी, दो फाइनाइट वर्ब होगी तो इसका मतलब दो क्लास का है। उसमें अगर दो क्लास होगी तो उसमें से एक क्लास जो है वो प्रिंसिपल क्लास हो सकता है, दोनों क्लास प्रिंसिपल क्लास हो, और उसमें कम से कम एक प्रिंसिपल क्लास अवश्य होगी जो प्रिंसिपल क्लास हमारी है। तो अगर एक ही क्लास है तो हम उसको प्रिंसिपल क्लास ही कहेंगे। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस जो होता है हमारा उसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होती है, यानी हम कह सकते हैं इसमें एक प्रिंसिपल, वो जो सिंपल यानी ये सिंपल सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होती है। दूसरा वाक्य हम जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं हम, जैसे सी इज गोइंग होम। यहाँ पे हम देख रहे हैं सी के हिसाब से इज गोइंग, यहाँ पे इज जो है हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब जो हमारी है गोइंग है। ठीक है, ये जो है इस तरीके से हम देख रहे हैं सब्जेक्ट से प्रभावित होती वर्ब है इज। तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो एक ही फाइनाइट वर्ब है तो हम इसे कहेंगे सिंपल सेंटेंस है। अगला वाक्य ही हैज़ रिटन अ लेटर टू हेल्प हिम। इस वाक्य में देखें हमारे पास दो वर्ब है, एक है रिटन है, एक से हेल्पिंग वर्ब के साथ आई है हैज़ रिटन के साथ में।
हैज़ रिटन, और दूसरी वर्ब जो हमारी है वो है हेल्प। तो इस वाक्य में दो वर्ब प्रयोग हुई हैं, लेकिन जो हमारी हैज़ रिटन है ये ही के अकॉर्डिंग प्रयोग हुई है, और हेल्प जो है ये नॉन फाइनाइट वर्ब के रूप में प्रयोग हुई है, इन्फिनिटिव के रूप में प्रयोग हुई है। इस तरीके से हम इस वाक्य में देखते हैं एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसलिए इस वाक्य को भी हम सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत रखते हैं। अब हम दूसरे प्रकार का वाक्य देखते हैं, कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लॉज होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। यानी कि इसका मतलब हुआ कि इसमें हमारी दो फाइनाइट वर्ब प्रयोग होंगी, दो फाइनाइट वर्ब इस वाक्य में आएंगी और दोनों अलग अलग क्लॉज बनाएंगी, और दोनों ही क्लॉज हमारे क्या होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। तो इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल्स में पता चलेगा कौन कौन सी ऐसी वर्ब है। माई ब्रदर केम एंड ही हैंडेड ओवर मनी टू मी। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक हमारा सब्जेक्ट हो गया माई ब्रदर, जिसके अनुसार एक वर्ब है केम, एक वर्ब ये आई माई ब्रदर के अकॉर्डिंग, ये हो गया हमारा एक फाइनाइट वर्ब। उसके बाद एक हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा है एंड, उसके बाद हमारा दूसरी वर्ब है हैंडेड ओवर। हैंडेड ओवर जो है हमारी दूसरी वर्ब है, ये है यहाँ पे हमारा दूसरा सब्जेक्ट है ही हैंडेड ओवर मनी टू मी। इसका मतलब हुआ कि हमारे यहाँ पे दो क्लास हैं, एक माई ब्रदर केम और दूसरी क्लास है ही हैंडेड ओवर मनी टू मी। इसने दो क्लास का निर्माण किया, और दोनों क्लास हम जानते हैं क्लास का निर्माण तभी होता है जब जो है फाइनाइट वर्ब के अकॉर्डिंग ही क्लासेज बनती हैं। यहाँ पे हमारी दो क्लासेज हो गई जिनको हम प्रिंसिपल क्लास कह सकते हैं, दोनों चूँकि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड से जुड़ रही हैं और दोनों अर्थ के लिए एक दूसरे पे निर्भर नहीं हैं, इसलिए इनको हम प्रिंसिपल क्लास कह रहे हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो है दो प्रिंसिपल क्लाउजों का प्रयोग होता है, ऐसे सेंटेंस जो है हमारे कंपाउंड सेंटेंस होते हैं। अगला वाक्य जैसे है सी इज रिच, यानी वह अमीर है, बट सी इज नॉट वेन, लेकिन वह जो है, इस तरीके से हमने देखा इसमें भी दो प्रकार के क्लाज हैं, दोनों क्लाज ही प्रिंसिपल क्लाज हैं, क्योंकि दोनों में वर्ब उनके सब्जेक्ट अकॉर्डिंग प्रयोग हो रहे हैं। अगला एक वाक्य हमारा जैसा कि इम्परेटिव वाक्य है, स्पीक आर यू विल डाई। स्पीक जो हमारी एक वर्ब है जिसकी यानी वाक्य की शुरुआत वर्ब से ही हो रही है, तो ऐसा वर्ब ये सेंटेंस जो हमारा ये इम्परेटिव सेंटेंस है। पहली क्लास हमारी जो है इम्परेटिव सेंटेंस से शुरुआत हो रही है जिसमें हम सब्जेक्ट यू मान सकते हैं, और दूसरी क्लास में हमारा सब्जेक्ट आया ही है यू विल डाई, तो यहाँ पे यू के हिसाब से वर्ब प्रयोग हो रही है, और ये दोनों क्लासेज अर्थ के लिए एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रही हैं, तो इसलिए हम इसको कहेंगे ये भी क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जानते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जो है एक प्रिंसिपल क्लॉज आती है, और एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉजेज आ सकती हैं। ऐसे वाक्य को हम कह सकते हैं क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। जैसा कि इसके नाम में ही कॉम्प्लेक्स यानी काफ़ी जटिल वाक्य होता है। ये सबऑर्डिनेट क्लॉज उन क्लॉजेज को कहते हैं जो अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे निर्भर करती हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं तब समझ में आएगा हमें। आई नो, जैसे मैं केवल इतना कह करके अगर मैं इतना कहूँ कि आई नो, मैं जानता हूँ, आगे दूसरा वाक्य जो हमारा है दूसरा क्लॉज है दैट ही इज़ अ गुड मैन। अगर मैं इतना कहूँ कि वह अच्छा आदमी है, तो ये वाक्य पूरा हुआ नहीं कि हम उसको अच्छा आदमी क्यों कह रहे हैं या क्या है कि वह अच्छा आदमी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमारा जो ये वाक्य को पूरा करने के लिए ये अपने अर्थ के लिए आई नो पे निर्भर कर रही है कि मतलब कि वह अच्छा आदमी है, मैं जानता हूँ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे दो क्लासेज हैं, एक क्लास जो है सबऑर्डिनेट क्लास के रूप में दैट ही इज़ अ गुड मैन है, और दूसरी क्लास हमारी प्रिंसिपल क्लास है आई नो, जिसको हम अब इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। दूसरा वाक्य हमारा आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। अब दूसरी क्लास हमारी बन रही है हु वाज देयर लास्ट मंथ, जो पिछले मंथ वहाँ पे था। तो यहाँ पे भी दो क्लास का प्रयोग हो रही है। पहली क्लास है हमारी आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ। दूसरी क्लास है जिसे जो पिछले महीने वहाँ था। अगर मैं इतना कहूँ जो पिछले महीने वहाँ था, तो ये वाक्य के अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहा, ये अपने अर्थ के लिए पहली क्लास पे डिपेंडेंट है, जहाँ पे है कि आई नो द मैन, मैं उस आदमी को जानता हूँ जो पिछले महीने वहाँ था। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं पहली क्लास हमारी प्रिंसिपल क्लास है और दूसरी क्लास जो है हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। तो अगर दो क्लासेज इस तरीके से प्रयोग होती हैं तो ऐसे सेंटेंसेस को हम
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हेन यू डू दिस वर्क, जब तुम यह कार्य करोगे, आई शैल हेल्प यू विद मनी, यहाँ पे भी दो क्लाजेज का प्रयोग हो रहा है। अच्छा, क्लाजेज का निर्धारण हम इस प्रकार कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दो फाइनाइट वर्ब प्रयोग हुई हैं। पहले क्लाज में फाइनाइट वर्ब आ रही है डू, जो कि सब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग है, और दूसरे क्लाज में शैल हेल्प जो वर्ब है ये आई के हिसाब से प्रयोग हो रही है। तो यहाँ पे दो फाइनाइट वर्ब हैं, इसलिए यहाँ पे दो क्लाजेज हैं। और मैं कह रहा हूँ यू व्हेन यू डू दिस वर्क, जब तुम यह काम करोगे तब मैं तुम्हारी आई शैल हेल्प यू विद मनी, मैं तुम्हारी धन से मदद करूँगा। यहाँ पे कंडीशंस बताई जा रही कि भाई पहले क्लास में कंडीशन बताई जा रही, व्हेन यू डू दिस वर्क, यानी जब तुम यह कार्य करोगे तभी वो तुम्हारी मदद करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं एक पहला वाक्य जो है, पहली क्लास जो दूसरी क्लास पे डिपेंडेंट है कि भाई जब ये काम करेगा तभी ये चीज़ होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पहली क्लास हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है, दूसरी क्लास हमारी प्रिंसिपल क्लास है। तो हमने ये जाना कि सेंटेंस हमारे फाइनाइट वर्ब के आधार पे तीन प्रकार के हैं। पहला है हमारा सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक ही फाइनाइट वर्ब होगी, और यानी कि हम कह सकते हैं उसमें एक प्रिंसिपल क्लास से जो बनी हुई होती है। ऐसा सेंटेंस जो एक ही प्रिंसिपल क्लास जिसमें होती है उसे हम कह सकते हैं सिंपल सेंटेंस। और दूसरे प्रकार का सेंटेंस है जिसमें दो या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जुड़ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। और तीसरे प्रकार का सेंटेंस है जिसमें एक प्रिंसिपल क्लास रहेगा और एक या एक से अधिक जो है सबऑर्डिनेट क्लास रहेंगे, जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ेंगे। ऐसे क्लासेज को हम क्या कहेंगे, ऐसे सेंटेंस जो बनेंगे इनको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इनके बारे में हमें डिटेल में जानेंगे तब पता चलेगा हमें, चूँकि यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार के क्लासेज जो है सबऑर्डिनेट क्लास होते हैं, किस प्रकार के क्लासेज कोऑर्डिनेट क्लास होते हैं। हम ज़्यादातर ऐसे क्लासेज का निर्धारण जो है इनके साथ जो प्रयोग हुआ कंजंक्शन रहता है उनके हिसाब से कर लेते हैं। जैसे जो कंपाउंड सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस दो प्रिंसिपल क्लास रहती हैं या दो से अधिक प्रिंसिपल क्लास रहती हैं जिनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के माध्यम से जोड़ते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास रहता है और जो है एक या एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लास रहती है, जिनको हम सबऑर्डिनेट क्लासेज को हम जिन कंजंक्शन से जोड़ते हैं उनको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं।